चाहे बरगद के पेड़ के नीचे हो या गांव का चौराहा हो, या आज के टाइम में आधुनिक सेवाओं के साथ जैसे एसी, तो एसी ऑफिसेस में बैठकर ऐसे ही पॉलिटी हमारे देश में कब से कब और आज तक डिस्कशन की जाती है, लोग आपस में अपने विचार शेयर करते हैं। तो माई सेल्फ आकाश चौधरी फ्रॉम प्रज्ञान आईएएस। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक जो कि आज के टाइम में काफी बज़वर्ड है, सभी के कानों में है, क्रॉस वोटिंग। तो जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज क्रॉस वोटिंग और ये रेलेवेंस किस यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे है। तो अभी क्या है, राज्यसभा में कुछ वैकेंसीज क्रिएट हुई। अब वैकेंसी क्रिएट हुई तो वहां पे वोटिंग होनी थी, कुछ स्टेट्स में वोटिंग कराई गई, तो जिनमें से 3 स्टेट्स, कर्नाटका, यूपी और हिमाचल प्रदेश, 3 स्टेट्स में वोटिंग कराई गई। ठीक है, तो आउट ऑफ द 15 सीट्स 10 सीट्स किसके पास गई? बीजेपी के पास, जो कि रूलिंग पार्टी है। तो लोग इसमें डिस्कस क्या कर रहे हैं कि जो राज्यसभा की 4 सीट थी कर्नाटक में, बीजेपी के पास 1 सीट और कांग्रेस के पास 3 सीट। लेकिन बीजेपी के एक एमएलए ने वोट किसको किया? कांग्रेस को किया। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे क्रॉस वोटिंग होता क्या है, कि मेरी कोई पार्टी है और मेरी पार्टी के अगेंस्ट में जाके मैंने दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया है। तो अभी हमने 3 स्टेट के बारे में देखा कि बीजेपी को अगर 1 सीट थी हिमाचल में, तो वो 1 सीट किसके पास गई? बीजेपी के पास गई। ऐसे ही यूपी में 10 सीट्स थी, 10 सीट्स पे इलेक्शन हुआ, तो बीजेपी के पास 8 और एसपी दैट इज सपा समाजवादी पार्टी, उसके पास 2 सीट गई। तो हम डिस्कस करेंगे अभी, हम डिस्कस करते हैं कि राज्यसभा में इलेक्शंस होता है। तो हमने एक पुरानी वीडियो अभी अपलोड की थी कल या परसों, तो उसमें हमने राज्यसभा के बारे में डिटेल एनालिसिस किया था, डिटेल में डिस्कशन किया था कि वोटिंग कैसे होती है, कौन कौन वोट डाल सकता है। तो अभी थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हमारे पास राज्यसभा की सीट्स के लिए। तो फर्स्ट चीज क्या है कि जो हमारा आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो बात करता है इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया हमारे राज्यसभा में। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि आम पीपल्स, जो नॉर्मल पीपल्स है, वो वोटिंग नहीं करेंगे, उन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा होगा स्टेट की असेंबलीज में, वो रिप्रेजेंटेटिव वोट करके राज्यसभा में मेंबर भेजेंगे। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है राज्यसभा में। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में होता है डायरेक्ट इलेक्शन, ये चीज याद रखनी है। तो ये अपना इलेक्टेड मेंबर्स कौन भेजते हैं? स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें इलेक्टेड मेंबर भेजते हैं, वो चुन के राज्यसभा का एमपीज भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्टेड हुआ है? नॉर्मल पीपल्स के द्वारा, वी द पीपल। सेकंड हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में। तो राज्यसभा में इलेक्शंस पहले कैसे होते थे, 1998 से पहले कैसे होते थे? कि क्रॉस वोटिंग फर्स्ट टाइम कब आई? महाराष्ट्र में आई। उसने क्या, जो पहला ट्रेंड था कि 1998 से पहले ट्रेडिशनल इलेक्शन होते थे, कि इतनी सीट्स अगर एमएलए की इस गवर्नमेंट की है तो उसको उतनी राज्यसभा में सीट उसके रिप्रेजेंटेशन में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसको मिल जाता था। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्रॉस वोटिंग कब होती है? महाराष्ट्र में। कब कब हुई? 1998 में। तो उसके बाद में एक जो ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा था कि इतनी सीट्स अगर एमएलए की इस पार्टी की है, तो उसके रिप्रेजेंटेशन में, उसी प्रोपोर्शन में वहां से सीट राज्यसभा में जाती थी। तो अभी हम देखते हैं कुछ प्रेसिडेंट एज वेल एज कुछ लीगल प्रोविजंस। तो फर्स्ट क्या है? ओपन बैलेट सिस्टम। राज्यसभा की वोटिंग जो होती है ओपन बैलेट सिस्टम होती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट कहीं से अगर वोटिंग इलेक्शन लड़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि राज्यसभा के इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट अगर यूपी से चुन के आ रहा है तो वो कैंडिडेट यूपी को बिलोंग करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब ओपन बैलेट सिस्टम के बारे में देखते हैं कि अमेंडमेंट हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, जिसमें क्या है? राज्यसभा की वोटिंग के बारे में मेंशन है। तो इसमें एक अमेंडमेंट किया गया कब? 2003 में। तो इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? ओपन बैलेट सिस्टम, ओपन बैलेट वोटिंग। अभी हमारे पास दो चीजें हैं, पहली क्या है कि एक है ओपन बैलेट और सेकंड है सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट क्या है कि जैसे हम लोग वोटिंग करने जाते हैं तो हमें या तो ईवीएम पे प्रेस करते हैं, वहां पे हमारे आसपास कोई नहीं होता है। सेकंड चीज, या हम अगर पर्ची ऐसे पर्ची पे थप्पड़ लगाते हैं तो भी हमारे पास कोई नहीं होता और उसको हम प्रेस करके ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं। ओपन बैलेट सिस्टम में क्या होता है कि हम अपनी चॉइस बता रहे हैं, सभी के सामने वो ओपन है। तो ये होता है ओपन बैलेट सिस्टम। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग का हमें पता कैसे है, कि अगर ये कॉन्फिडेंशियल होता है तो किसी कैंडिडेट ने किसको वोट किया ये नहीं पता चलता। ये पता क्यों चला? क्योंकि ओपन बैलेट सिस्टम है। तो ये कब आया था? 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, किसमें? आरपीए एक्ट 1951। तो राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि ओपन बैलेट वोटिंग होती है। प्री के, अगर प्री के लिए आप इसको याद करें तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के पर्सपेक्टिव से। सेकंड बात करते हैं हम 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में 1985 दैट इज 52nd अमेंडमेंट के बाद ही 9th शेड्यूल आया था, 52nd। और आया कब तक? तब एक एक वर्ब, एक प्रोवर्ब फेमस हुई थी, आया राम और गया राम। तो एक एमएलए थे कहां से?
हरियाणा से। तो वो क्या थे कि उन्होंने, उनकी कोई एक पार्टी थी एक्स, तो वो एक्स से वाई में गए और वाई से फिर वापस एक्स में आए। तो एक दिन में उन्होंने 3 बार चेंज किया एक पार्टी को, अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से फिर वापस अपनी पार्टी में, तीसरी पार्टी में। तो उन्होंने एक दिन में ऐसे गवर्नमेंट चेंज की थी। तो तब उसके बाद गवर्नमेंट ने 52nd अमेंडमेंट लेके आए 1985 में। तो उन्होंने क्या किया कि कोई भी अगर अपनी पार्टी की मेंबरशिप इनवॉल्यूंटरी छोड़ रहा है, तब उसको डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एंटी डिफेक्शन में 10th शेड्यूल में और भी बहुत सारे प्रोविजंस है। वो हमारी जो एक वीडियो है शेड्यूल्स के रिगार्डिंग, आप उसको वॉच कर सकते हैं डिटेल में इसको समझने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें ये एंटी डिफेक्शन मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल कहां नहीं है? राज्यसभा के इलेक्शन में। तो अभी हमने 3 फैक्ट याद किए। फर्स्ट क्या है कि एंटी डिफेक्शन दैट इज 10th शेड्यूल राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं होगा। राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। थर्ड, वो क्या है? ओपन बैलेट वोटिंग होती है। ओपन बैलेट है, वो सीक्रेट बैलेट नहीं होगी। अभी हम बात करते हैं कि कोर्ट की रूलिंग क्या थी। तो एक जजमेंट आई थी, कुलदीप नायर जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2006। ये जजमेंट कब आई थी? 2006 में कुलदीप नायर की जजमेंट थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि ओपन बैलेट सिस्टम सही है। लेकिन उसने एक बात और बोली कि जो वोटिंग होती है अगेंस्ट द पार्टी कैंडिडेट्स, कि मैं अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाके वोट कर सकता हूं किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए राज्यसभा में। ये याद रखना है आपको, राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा में इससे मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होऊंगा। तो उसने भी ये बात कही थी कि जो 10th शेड्यूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा राज्यसभा में। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। कब? कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2006। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में न्यूज में है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी अगर ऐसी ही न्यूज में चल रही है चीजें, जैसे अभी क्रॉस वोटिंग चल रही है राज्यसभा से रिलेटेड, तो आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन प्रीलिम्स 2024 कि कहीं ना कहीं राज्यसभा से यूपीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ना फर्स्ट टाइम पता है क्या चीज है? यूपीएससी कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाती। यूपीएससी का अगर एक पैटर्न या एक तरीके से आप देखोगे कि यूपीएससी का एटीट्यूड क्या है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या क्वेश्चंस को पूछने का, हमेशा हम याद रखने की किसी भी 100th एनिवर्सरी है या कोई चीज की 10 ईयर कंप्लीट हो गए, 100th ईयर कंप्लीट हो गए, तो यूपीएससी, हम ये सोच के चलते हैं कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। इवन सभी कोचिंग सेंटर आपको वहां से करंट अफेयर के नोट्स प्रिपेयर करके देते हैं। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में था, तो हम मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है एज पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। क्रॉस वोटिंग के चैलेंजेस क्या क्या है और हमारे पास क्या क्या लीगल रेमेडी होगी इसके रिगार्डिंग। लीगल रेमेडी क्या होगी और इसमें चैलेंजेस क्या है। फर्स्ट क्या है कि क्रॉस वोटिंग से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कि अगर मैं किसी पार्टिकुलर, मेरी कोई पार्टी है, एक्स पार्टी है, और मेरी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो आइडियोलॉजी है वो उस पार्टी के साथ मैच करती है, तभी तो मैंने पार्टी ज्वाइन की। अदरवाइज क्या होता है कि अब पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती कि सभी कैंडिडेट क्या इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ते हैं। तो मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी की तरफ गया, तो मेरी आइडियोलॉजी एक होमोजेनिटी है पार्टी में, इसलिए मैं उसके साथ गया। अब वो पार्टी का कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, तो मेरी ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी बनती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मॉरल ड्यूटी मेरी बनती है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में क्या है? फ्रीडम है मेरे पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है, जो हमारा नेचुरल राइट है, इवन ह्यूमन राइट भी है हमारा। तो वहां पे मैं नहीं कहूंगा, तो मैं कहूंगा कि हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है उस पार्टी के साथ। कहीं ना कहीं मेरी आइडियोलॉजी थी तो मैं उसके पास गया, पार्टी मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं पार्टी के पास गया, मेरी आइडियोलॉजी उससे मैच करती है, पार्टी किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, तो मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं उस कैंडिडेट के साथ जाऊं। तो अभी क्या है कि क्रॉस वोटिंग से हम इंपैक्ट पड़ेंगे। फर्स्ट क्या है कि किस चीज को ये अंडरमाइन करेगी? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेसी क्या होती है, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हमारी जो डेमोक्रेसी है, इंडिया क्या है? इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों डेमोक्रेटिक है? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमो मतलब पीपल, और क्रेसी मतलब रूल। ये चीजें आपको याद रखनी है। डेमो मीन्स पीपल और क्रेसी मतलब रूल। तो डेमोक्रेसी मतलब कि जो जो कंट्री या जो स्टेट पीपल्स के द्वारा गवर्न किया जाए, पीपल्स के द्वारा रूल किया जाए, एक उसमें एक पैटर्न हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, इक्वालिटी हो अमंग द सिटीजन्स। तो ये बात कर रहा है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है या वैल्यूज है, ये क्रॉस वोटिंग उस चीज को अंडरमाइन करेगी। जो हमारे देश में क्या है? पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम इलेक्शंस में अगर पढ़ेगा आर्टिकल 324 से 328 में, तो इंडिया में इलेक्शंस का जो प्रोसीजर होता है कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है।
तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब पार्टी सिस्टम के अगेंस्ट है। डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया का जो सेटअप करता है वो मल्टी पार्टी सिस्टम सेटअप करता है। तो जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, जो हमारा इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है कि इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, पार्टी स्पेसिफिक इलेक्शंस होते हैं कि कोई पार्टी किसी को कैंडिडेट को लेके आएगी, कैंडिडेट किसी पार्टी को नहीं लेके आ रहा, एक पार्टी कैंडिडेट को लेके आती है। तो जो हमारा इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है उसके अगेंस्ट में है। तो उस वैल्यूज जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, प्रोसेस है, उसको अंडरमाइन करेगा क्रॉस वोटिंग। सेकंड चीज क्या है, जुडिशियल इंटरवेंशन, कि जुडिशरी इंटरवीन करती है। तो यहाँ पे क्या है कि जुडिशियरी अपने आप से, खुद से, सियोमोटो मतलब खुद से, सियोमोटो का मतलब क्या होता है, खुद से, अपने आप से। सेकंड, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है और रिव्यू कर सकती है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जजमेंट है। ये किसके अंडर में आएगा, लीगल रेमेडी के अंदर में आएगा कि हमारे पास क्या लीगल रेमेडी है इस चीज से रिलेटेड। तो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग जजमेंट है, अभी हमने कुलदीप नायर की जजमेंट पढ़ी थी, तो ये कह रहा है कि उसको भी रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि भाई हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट में जा रही है, हमारी जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है उसको खराब कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, या हाई कोर्ट इवन, वो क्या कर सकता है, खुद से सुमोटो एक्शन ले सकता है, कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, इवन कोई भी एग्जिस्टिंग जजमेंट है उनको भी रिव्यू कर सकता है। इस जो इशू है क्रॉस वोटिंग, इसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। थर्ड चीज क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब 10th शेड्यूल में तो डिस्क्वालिफिकेशन राज्यसभा में नहीं होगा, तो क्या हम उसको 10th शेड्यूल में राज्यसभा का डिस्क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं बाय एन अमेंडमेंट। ठीक है, वोटिंग अगेंस्ट पार्टी लाइन्स इन राज्यसभा इलेक्शंस में बी कंसीडर्ड। इसको कंसीडर क्या किया जा सकता है कि राज्यसभा में अगर तुम पार्टी के अगेंस्ट में जाके वोटिंग कर रहे हो, तुमने एक पढ़ा होगा विप सिस्टम। विप क्या होता है कि तुम्हें पार्टी की लाइन जो है उसको फॉलो करना है। तो अगर कोई पार्टी की लाइन को तोड़ के अगर कोई कैंडिडेट किसी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी में होमोजेनिटी नहीं है, वो कैंडिडेट उस पार्टी के साथ आइडियोलॉजी मैच नहीं रखता, तो मैच नहीं रखता तो उसको वॉलंटरी डिफेक्ट कर जाना, डिफेक्शन होना चाहिए, मतलब वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड में। तो वे फॉरवर्ड में हमारे पास क्या है, फर्स्ट है अपहोल्डिंग द इंटेंट। हम ओपन बैलेट सिस्टम लेके आए थे। ओपन बैलेट सिस्टम क्यों लेके आए कि भाई अगर मेरी कोई पार्टी है और मैं अगर सीक्रेट बैलेट सिस्टम से वोटिंग कर रहा हूं, तो मेरे जो विप ऑफिसर्स है, जो विप लाइन्स इशू कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी का ये कैंडिडेट है, इसको वोट करना है, और मैं सीक्रेट बैलेट सिस्टम से किसी को भी वोट कर सकता हूं, तो उनको तो पता ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। तो अब ये जब ओपन बैलेट सिस्टम आया 2003 में आरपीए एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद, तो इससे क्या हुआ कि अब मुझे बता के वोट करना है, मुझे दिखा के वोट करना है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो अगर अब क्रॉस वोटिंग के इश्यूज आते हैं कि मैं वोट दिखा के कर रहा हूं और फिर भी मैं वोट किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर था, जो थॉट्स थी बिहाइंड द ट्रांसपेरेंसी या ओपन बैलेट सिस्टम, तो वो अंडरमाइन हो रही है। फर्स्ट चीज क्या है कि जो ट्रांसपेरेंसी थी, किस किस चीज के लिए ट्रांसपेरेंसी थी, ओपन बैलेट सिस्टम की, ये कम हो रही है। इस चीज की इफेक्टिविटी, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। सेकंड बात करेगा कि अगर हम एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म लेके आए थे, जो अभी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्या है, ओपन बैलेट सिस्टम, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, ट्रांसपेरेंसी। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी है होने के बावजूद हमें पता है कि जो हमारा कैंडिडेट है वो किसी दूसरी पार्टी को वोट कर रहा है, तो इस जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है इसकी इफेक्टिविटी कम हो जाएगी। सेकंड हम बात करेंगे जुडिशियल इंटरवेंशन के बारे में कि भाई जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है। इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करता है, जुडिशरी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होने के नाते क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। तो कहीं ना कहीं जुडिशियरी की ड्यूटी क्या है कि जुडिशरी किस चीज के लिए कमिटेड है कि वो सेफगार्ड करेगी हमारी डेमोक्रेसी को, वो हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये बात करेगा कि जुडिशरी को ये इशू कैसे एड्रेस करना चाहिए, आइदर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, या फिर पीआईएल के थ्रू, अगर किसी ने पीआईएल डाली कि भाई ये इशू गलत है, कि जुडिशरी को इस पे इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। सेकंड हम बात कर सकते हैं कि अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की जो रूलिंग्स है, पहले जो प्रेसिडेंट आ चुके हैं, जो पहले हमारे पास एक्ट है या प्रेसिडेंट है या प्रीवियस रूलिंग्स है, उनके थ्रू भी जुडिशरी उनको भी रिव्यू कर सकता है। थर्ड चीज हम बात करेंगे रिविजिटिंग प्रेसिडेंट। अभी हमने बात की थी ना कि कुलदीप नायर का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके थ्रू क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा अंडर 10th शेड्यूल इन राज्यसभा, अगर कोई पार्टी के अगेंस्ट में जाके वोटिंग कर रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ओपन बैलेट सिस्टम को क्या कहा था कि ये वैलिड है। ठीक है, तो हम ये जो रिविजिटिंग प्रेसिडेंट है, अगर हमें डेमोक्रेसी हमारी खतरे में है, क्यों खतरे में है, क्योंकि भाई कोई पार्टी को ही फॉलो नहीं करेगा तो पार्टी सिस्टम नहीं रहेगा। इंडिया का मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है
कि अगर इसमें पार्लियामेंट कोई एक्ट नहीं दे रही तो सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। ठीक है, सेकंड में बात करेंगे डेटरेंट मेजर, कि ऐसे क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं कि जिससे ये क्रॉस वोटिंग के इंस्टांसेस ना हो। तो ये क्या कह रहा है कि क्लेरिफाई दैट क्रॉस वोटिंग में कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। तो हमने जो ऊपर बात की थी कि ये चीज बता देनी चाहिए कि अब से 10th शेड्यूल जो है इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए अंडर आर्टिकल 368, कि जो राज्यसभा में अगर पार्टी के अगेंस्ट में जाके कोई वोट करेगा, इवन लोकसभा में क्या होता है व्हिप ऑफिसर्स होते हैं, तो कोई पार्टी के अगेंस्ट में जाके अगर वोटिंग करेगा या पार्टी की मना करने के बावजूद एब्सेंट रहेगा या इनवॉल्यूंटरी अपनी मेंबरशिप छोड़ देगा, तो वहां पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि अब डेटरेंस ऐसी मेजर्स लो जिससे कोई क्रॉस वोटिंग ना करे। तो वो मेजर्स क्या होंगे कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दो अंडर द 10th। तो ठीक है, अभी हमने राज्यसभा के बारे में प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में एनालाइज किया था कि राज्यसभा में वोटिंग कैसे होती है, राज्यसभा में क्या क्या स्ट्रक्चर है राज्यसभा का। आज हमने देखा है क्रॉस वोटिंग, क्रॉस वोटिंग दैट इज द बज़वर्ड ऑफ द टाइम। आज के टाइम में काफी डिस्कशन में सभी के कानों में ये चल रहा है। अब राज्यसभा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये काफी न्यूज में चल रहा है काफी टाइम से। तो राज्यसभा में क्या पहले यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे जो यूपीएससी पहले पूछ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा। तो राज्यसभा के पास इक्वल पावर है लोकसभा के साथ। तो इन चार स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट को ये जो क्वेश्चन है सपोर्ट करता है? तो फर्स्ट क्या है, इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने में अपर हैंड राज्यसभा के पास होता है अंडर आर्टिकल 312। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बराबर नहीं, तो ए स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड बात करेगा अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर होता है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है और दोनों के पास इक्वल पावर्स होती है। स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास होना है या सिंपल मेजोरिटी से अगर पास होना है तो दोनों हाउस के पास इक्वल पावर होती है। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को रिमूव करना ये सिर्फ लोकसभा की पावर है। फोर्थ क्या है, मेकिंग कट मोशंस। तो ये भी राज्यसभा की, ये भी लोकसभा की पावर है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा बी स्टेटमेंट, दैट इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज ने क्या है डिटेल में पढ़ा कि क्रॉस वोटिंग के इंस्टांसेस क्या होता है और उसकी वजह से क्या क्या इंडिया में खतरा हो सकता है अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, आइदर बाय सुप्रीम कोर्ट की प्रीसीडिंग, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स एडवर्स जजमेंट, और इवन क्या हम अमेंडमेंट कर सकते हैं अपनी 10th शेड्यूल दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन या एंटी डिफेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।